यमन की धरती एक बार फिर आग में झुलस रही है, लेकिन इस बार विस्फोट सिर्फ बमों का नहीं है। ये विस्फोट है रिश्तों का, गठबंधनों का और उस अरब एकता का जिसकी बातें दशकों से की जाती रही हैं। मुकल्ला बंदरगाह पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन की ओर से किया गया हवाई हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक खुला संदेश है, एक चेतावनी है और एक रेड लाइन है जिसे रियाद ने बेहद साफ शब्दों में खींच दिया है। मंगलवार 30 दिसंबर यमन के दक्षिणी तट पर स्थित रणनीतिक मुकल्ला बंदरगाह, वही बंदरगाह जिसे हदरमौत प्रांत की जीवन रेखा कहा जाता है, अचानक आसमान से सऊदी लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई देती है। कुछ ही मिनटों में हमला होता है, सीमित, नियंत्रित, लेकिन पूरी तरह से लक्ष्य साधकर। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का दावा है कि इस बंदरगाह पर साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के लिए हथियारों का जखीरा जमा किया गया था, और ये हथियार यमन के नहीं थे, ये हथियार आए थे संयुक्त अरब अमीरात से। यहीं से कहानी सिर्फ यमन की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है सऊदी अरब बनाम संयुक्त अरब अमीरात की। दो ऐसे देश जो एक ही गठबंधन में थे, एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़े और एक ही मंच पर बैठकर अरब एकता की बातें करते रहे। चलते हैं थोड़ा पीछे। दिसंबर की शुरुआत में यमन का सबसे बड़ा प्रांत हदरमौत सऊदी सीमा से सटा हुआ। वहां अचानक एसटीसी के लड़ाके दाखिल होते हैं और पूरे इलाके पर कब्जा जमा लेते हैं। एसटीसी जो खुद को दक्षिणी यमन का प्रतिनिधि बताता है, लेकिन जिसे यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार कभी वैध नहीं मानती, सऊदी अरब भी नहीं मानता। रियाद ने शुरू में कूटनीतिक भाषा में कहा, पीछे हट जाइए, ये यमन की संप्रभुता का सवाल है, ये गठबंधन के समझौते का उल्लंघन है। लेकिन एसटीसी नहीं हटा, क्योंकि उसके पीछे एक ताकत खड़ी थी, अबू धाबी। यमन सरकार के सूत्र साफ तौर पर कहते हैं कि मुकल्ला बंदरगाह पर उतारे गए हथियार अमीरात ने एसटीसी के लिए भेजे थे। 2 जहाज, बिना अनुमति, बिना ट्रैकिंग सिस्टम के। शनिवार और रविवार को ये जहाज बंदरगाह में दाखिल हुए और चुपचाप भारी मात्रा में हथियार उतारे गए। सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि ये पूरी कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। उन्होंने कहा कि यमन की भौगोलिक अखंडता हमारे लिए गैर समझौतावादी मुद्दा है और जो भी देश या समूह इसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा। हमले के कुछ घंटों बाद सऊदी अरब का आधिकारिक बयान आता है। बेहद सख्त शब्दों में कहा जाता है कि सऊदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा एक रेड लाइन है और इस सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रियाद ने अबू धाबी को अल्टीमेटम दिया। साफ शब्दों में कहा गया, अगले 24 घंटों के भीतर यमन से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाइए। ये कोई सामान्य अनुरोध नहीं था, ये एक आखिरी चेतावनी थी। और इसके तुरंत बाद यमन के प्रेसिडेंशियल काउंसिल के प्रमुख रशीद अल अलीमी ने अमीरात के साथ किया गया रक्षा समझौता रद्द कर दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मित्रता की आड़ में अमीरात यमन के आंतरिक राजनीतिक संघर्ष को भड़का रहा है और एसटीसी को राज्य के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसा रहा है। ये वही यमन है जहां 2014 में हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा किया। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी। उसी वक्त सऊदी अरब ने एक सैन्य गठबंधन बनाया। उद्देश्य साफ था, हूतियों को रोकना, यमन की वैध सरकार को बहाल करना। 2015 से लेकर आज तक अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, हजारों हवाई हमले, लेकिन हूती कमजोर नहीं पड़े और इसी बीच गठबंधन के भीतर दरारें गहरी होती चली गईं। 2019 में अमीरात ने अपने सैनिकों की संख्या घटा ली। औपचारिक रूप से गठबंधन में रहा, लेकिन जमीनी हकीकत बदल चुकी थी। एसटीसी जो कभी गठबंधन का हिस्सा था, अलग हो गया और 2022 तक दक्षिणी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब अमीरात और एसटीसी की नजदीकियां किसी से छुपी नहीं हैं। हथियार, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सब कुछ। सऊदी अरब ने अब साफ कर दिया है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी से बात करते हुए तुर्की अल मलिकी ने कहा कि यमन की वैध सरकार सिर्फ प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, इसके अलावा किसी भी समूह को वैधता नहीं दी जाएगी और अगर किसी बाहरी देश ने ऐसे समूहों को समर्थन दिया तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुकल्ला पर हमला सीमित था। जहाजों को हल्का नुकसान हुआ, कोई हताहत नहीं, लेकिन संदेश बहुत भारी था। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब पूरे मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। इधर ईरान ने कनाडा की रॉयल कैनेडियन नेवी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये फैसला कनाडा द्वारा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने के जवाब में लिया गया है। ईरान का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत ये कदम उठाया गया है। हालांकि इससे कनाडा की नौसेना पर क्या असर पड़ेगा, ये साफ नहीं किया गया। याद दिला दें, जून 2024 में कनाडा ने IRGC को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इसके बाद IRGC के सदस्यों का कनाडा में प्रवेश प्रतिबंधित हो गया। उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं,
इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण था फ्लाइट PS-1752। जनवरी 2020 में तेहरान से उड़ान भरते ही इस विमान को मार गिराया गया। 176 लोग मारे गए, जिनमें 85 कनाडाई नागरिक और स्थायी निवासी थे। बाद में IRGC ने स्वीकार किया कि गलती से उन्होंने विमान को दुश्मन समझ लिया था और अब इसी ईरान को अमेरिका और इजराइल खुली धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तेज किया तो उसे नर्क दिखाया जाएगा। फ्लोरिडा के मार-आ-लागो में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि पिछली बार से भी ज्यादा कठोर हमला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान क्या कर रहा है वॉशिंगटन सब जानता है और जैसे ही परमाणु गतिविधियों की पुष्टि होगी तुरंत कार्रवाई होगी। ट्रंप ने इजरायल के किसी भी सैन्य कदम को बिना शर्त समर्थन देने की बात दोहराई। ईरान ने भी जवाब दिया है, कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है और जून में हुए 12 दिन के युद्ध से भी ज्यादा मजबूत है। इसी बीच गाजा को लेकर ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर वे तय समय के भीतर निरस्त्र नहीं हुए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल समझौते का पालन कर रहा है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता दिए जाने के बाद नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या गाजा के विस्थापित फिलिस्तीनियों को वहां बसाने की योजना है? क्या ये सिर्फ कूटनीति है या एक बड़े सैन्य खेल की शुरुआत? सोमालीलैंड अदन की खाड़ी के किनारे, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक। यहीं से गुजरते हैं यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले जहाज और ठीक सामने यमन, हूती विद्रोहियों का गढ़। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजरायल यहां सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकता है हूतियों को घेरने के लिए। हूती नेता अब्देल मलिक अल हूती पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि सोमालीलैंड में इजरायल की मौजूदगी को सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। दर्शकों, ये सिर्फ खबरों का सिलसिला नहीं है, ये दुनिया की बदलती हुई ताकतों की कहानी है, गठबंधनों के टूटने की कहानी है और आने वाले दिनों में इससे कहीं बड़े टकराव की आहट है। ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं है, ये वक्त समझने का है, क्योंकि जो आज यमन में हो रहा है उसका असर कल पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। आप देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, सच को समझते रहिए। प्रसारण यहीं समाप्त होता है।